हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विद्याधन ऐप पर। हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ समाजशास्त्र की क्लासेस। मेरा नाम मनीष है और मैंने जो है 5 से अधिक बार नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। मुझे आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में इंटरव्यू देने का अनुभव है। मैं 5 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे साथ आज आप लोग कोर्स को डिस्कस करेंगे। हम डिकोड करेंगे कि इतने वास्ट सिलेबस को कैसे आसानी के साथ हम जो है उसे समझें। आप हमारे साथ जो है साथ में इस सिलेबस को नोट करते चलिएगा। हम एक एक यूनिट को लेते हुए उससे कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे बेहतर तरीके से समझें, ये देखेंगे। और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पर जाएं, हमारे चैनल पर जाएं। हमारा चैनल भी एक यूट्यूब पर है, सिलेक्टिव क्लासेस के नाम से। वहां पर आप जा सकते हैं और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। कम फीस में बेहतर एक्सपीरियंस टीचर के साथ आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। सबसे पहले यूनिट में समाजशास्त्री सिद्धांत के बारे में दे रखा है, यूनिट नंबर 1 में, जिसमें क्लासिकल थिंकर्स बेसिकली आते हैं। तो उन क्लासिकल शास्त्रीय चिंतकों में कौन कौन से चिंतक हैं जो कोर्स में मेंशन लिखो कर रखा है। इमानुएल डर्कहाइम, मैक्स वेबर और जो है कार्ल मार्क्स का नाम है। कार्ल मार्क्स का नाम, ये 3 प्रमुख चिंतक हैं। तो इमानुएल डर्कहाइम कैसे चिंतक है फ्रेंड्स? सकारात्मक यानी पॉजिटिविस्टिक थिंकर है, प्रकारवादी चिंतक है। इनकी कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, सुइसाइड, ये सब इनके बेसिक जो है कंसेप्ट है। धर्म के बारे में उनका बहुत अच्छा नजरिया है। और जो मैक्स वेबर है, ये किस प्रकार के चिंतक हैं? ये अंतःक्रियावादी चिंतक है। अंतःक्रियावादी चिंतक है। अंतःक्रियावादी चिंतन क्या होता है? यानी मार्क्सवाद और प्रकारवाद के तत्वों को साथ में लेकर चलने वाला चिंतन अंतःक्रियावादी चिंतन कहा जाता है। तो इनका जो धर्म का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो उसको हम लोग समझेंगे। फिर तीसरे चिंतक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को जैसा कि आप जानते हैं संघर्षवादी चिंतक हैं और इन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करी है। डिवीजन ऑफ लेबर को कैसे बात जस्टिफाई किया जाए उसे बात करी है। उनके ऊपर जो शोषण होता है उस पर बात करी है। वर्ग की बात करी है। उत्पादन के प्रणाली पर बात करी है। और इनकी व्याख्या बहुत व्यापक है, इसलिए इनको कालजयी चिंतक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं संरचना, प्रकारवाद एवं संरचनावाद। इसमें मैलिनोवस्की चिंतक है। रेडक्लिफ ब्राउन और तीसरे चिंतक हैं आर के मार्टन, रॉबर्ट किंग मार्टन और चौथे चिंतक है लेवी स्ट्रॉस। आप सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं नेट और 55% मार्क्स के साथ हैं, तो जाहिर से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन चिंतकों के बारे में पहले से सुन तो रखा ही होगा। तो मैलिनोवस्की, ये सभी लोग हैं संरचनात्मक और प्रकारवादी बात करते हैं। इन सभी के अध्ययन के केंद्र में व्यक्ति है और ये एक स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच के जो है दोनों के रिलेशन को समझने की बात करते हैं। और इनकी जो स्टडीज हैं वो बहुत ही प्रारंभिक समाजों की है, जनजातीय समाजों के अध्ययन है और आधुनिक समाजों के भी अध्ययन है, जिनके माध्यम से इन लोगों ने समझाने की कोशिश की है। अब एग्जाम में इनको हम कैसे यूज करते हैं? जैसे इनके कंसेप्ट पूछ लेते हैं, ये कंसेप्ट किसने दिया। इनके बुक्स ज्यादा पूछी जाती है, जैसे रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोवस्की की बुक बहुत पूछी जाती है। मार्टन के कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं। मिडिल रेंज थ्योरी हो गया, प्रकारवाद का सिद्धांत हो गया
और तमाम जो है लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन, प्रकट प्रकार है, दुष्प्रकार है, अप्रकार है, आपने नाम सुना होगा। उसी तरह लेवी स्ट्रॉस के बारे में पूछा जाता है। तो इनकी बुक्स और इनके कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है यूजीसी नेट डायरेक्ट एग्जाम में। आगे देखते हैं व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बारे में या निर्वचनात्मक। आपके सिलेबस में व्याख्यात्मक भी लिखा है और निर्वचनात्मक भी लिखा है। निर्वचनात्मक परंपरा, आप लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए, धीरे धीरे आप लोग नोट करते हुए भी चलिएगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, आपकी बेसिक समझ बनेगी। एक्चुअली एग्जाम का कोर्स इतना वास्ट है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि लोगों की हवा ही नहीं लगती कि किसका कथन है। तो कीवर्ड्स भी अगर आप समझ जाते हैं तब भी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। जैसे मीड, आपके कोर्स में जो है मीड थिंकर है, मैडीन, सूज, गार्फिंकल, ईटीसी कई सारे। तो ये कंसेप्ट ये बात किसकी करता है? निर्वचनात्मक, यानी ये व्याख्या की बात करता है। व्याख्या कैसे? इसके अध्ययन के केंद्र में क्या है? व्यक्ति है। जैसे 3 मूल समाजशास्त्री परंपराएं हैं। सबसे पहली परंपरा है प्रकारवादी। ये किसी घटना को सकारात्मक पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। समाज में हो रही घटना को कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज के क्रम में देखा जाता है, बदलाव, सकारात्मक बदलाव। और जो मार्क्सवाद है ये किस प्रकार की व्याख्या करता है फ्रेंड्स? ये बात करता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, यानी कि संघर्ष इसके केंद्र में है। क्योंकि ये मार्क्स किसके समर्थक थे? मजदूरों के। इनको प्रोलेटेरिएट कहते थे, सर्वहारा कहते थे। और तीसरी व्याख्या है निर्वचनात्मक, यानी अंतःक्रियावादी कह लीजिए, चाहे व्याख्यात्मक कह लीजिए। तो ये किस प्रकार की व्याख्या है? इसके केंद्र में स्टूडेंट्स व्यक्ति है, यानी ये घटना का सूक्ष्म अध्ययन करती है, सूक्ष्म अध्ययन करने की कोशिश करती है ये व्याख्या। यानी कि मैं आपको और बहुत आसानी के साथ इसे समझाना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि जैसे प्रकारवाद किसी घटना को सकारात्मक नजरिए से, मार्क्सवादी उसे जो है संघर्ष के नजरिए से, वही व्याख्यात्मक जो या अंतःक्रियावादी जो विचारधारा है तीसरी वाली, ये घटना को बहुत ही सूक्ष्म नजरिए से देखने की कोशिश करता है। इसके जो फाउंडर एक तरीके से देखा जाए तो पूले माने जाते हैं। पूले, ब्लूमर, मीड, ये सब लोग इसके चिंतक हैं। आगे बात करते हैं उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचनावाद। उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचनावाद एवं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का क्या मतलब होता है? अब इसकी सबसे सरल परिभाषा है, सबल राष्ट्र द्वारा निर्बल राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमाना उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे 2 प्रकार का उपनिवेश है। जैसे एक है नॉर्मल उपनिवेशवाद, जैसे जब भारत गुलाम था, ब्रिटेन सहित कई देशों ने पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों को गुलाम कर रखा था। एक न्यू जो है कॉलोनिज्म का शब्द आता है, जो कोल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ 1945 के बाद। तो ये सब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। उत्तर आधुनिकता का क्या मतलब है? यानी आधुनिकता के बाद की अवस्था। और उत्तर संरचनावाद की क्या बात है? यानी कि संरचनावाद के बाद के सिद्धांतों को इसमें समझा जाता है। जैसे बोर्दियू के संरचनावादी सिद्धांत है। हेबरमास किसकी बात करते हैं? लेजिटिमेसी क्राइसिस की, है ना। और चिंतक है जैसे एंथनी गिडिंग्स है। एंथनी गिडिंग्स किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स? ये बात करते हैं स्ट्रक्चरेशन, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और थोड़ा सा जटिल माने जाते हैं, लेकिन मैं बहुत आसानी से इनको समझाने की कोशिश आप सभी को करूंगा। आसानी से आपको एकदम मजा आ जाएगा। समाजशास्त्र में आप शोधार्थी बनने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे तरीके समझ में आएगा।
मैं इस समय पीएचडी भी कर रहा हूं, तो उसका भी अनुभव आप लोगों को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय चिंतकों की। भारतीय चिंतक भी आपके कोर्स में है। तो भारतीय चिंतकों में बेसिकली जो आपके कोर्स में रखा गया है, गांधी, अंबेडकर, आर के मुखर्जी, जीएस भोरिये, एमएन श्रीनिवास, और उसके बाद इरावती करके। अब इसमें क्या है, गांधी जी का जैसे सिद्धांत है, गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत हो गया, न्यायिकता का सिद्धांत हो गया, वो पढ़ाया जाएगा। अंबेडकर का सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ाया जाएगा, दलितवादी परिप्रेक्ष्य पढ़ाया जाएगा। और जो है राधाकमल मुखर्जी का भारतीय समाजशास्त्र के संबंध में योगदान बताया जाएगा। जीएस भोरिये समाजशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं, फाउंडर हैं, इनके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। इरावती करके ये भारत में भारत में नातेदारी व्यवस्था पर इनकी स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट स्टडीज में से मानी जाती है, वो आपको बताया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, साउथ, ये सब की। एमएन श्रीनिवास संरचनात्मक प्रकारवादी बात करते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा, जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ये सारे सिद्धांत उनके हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स यूनिट नंबर 2 पर। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आएगा। सेकंड यूनिट है शोध प्रविधियों पर। यूनिट नंबर 2 शोध प्रविधियां। कुछ नहीं है, कठिन बिल्कुल नहीं है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसका ये मतलब हुआ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं आपके कोर्स में, बहुत कुछ लंबा लिख रखा है। तो रिसर्च जो इंपॉर्टेंट है, रिसर्च डिजाइन, ठीक है, कि हम कोई शोध करते हैं तो उसका प्रारूप कैसे बनाएं, ये इसके अंतर्गत आता है। जैसे उसमें हाइपोथेसिस है, प्राकल्पना बनाना, शोध पत्र बनाना, जो है डेटा कैसे लेंगे, है ना, सिद्धांत क्या यूज करेंगे, इंडक्शन डिडक्शन मेथड क्या होता है, आगमनात्मक ऋणात्मक मेथड क्या होता है, ये सब चीजें हैं। क्वालिटेटिव गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धति के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। रिसर्च टेक्निक के बारे में जानेंगे, रिसर्च टेक्निक क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, अवलोकन के बारे में जानेंगे, साक्षात्कार के बारे में जानेंगे। इन सभी पर आपको व्यवस्थित मैटर भी दिया जाएगा और समझाया भी जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे आप इसको, जब आप शोध में जाएंगे तो उसको कैसे आप यूज करेंगे। इसमें केस स्टडीज को भी फोकस किया जाएगा। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 3 पर हम लोग आते हैं इंक। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मौलिक कंसेप्ट पर। मौलिक जो सिद्धांत है, इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है फ्रेंड्स बेसिक कंसेप्ट। जैसे समाज किसे कहते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, मैं लिख देता हूं, दो चार काफी है। समाज, संस्कृति, समुदाय, समाज, संस्कृति, समुदाय, मूल्य, परंपराएं, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनको हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। परिस्थिति क्या है, भूमिका क्या है, ये सब चीजें हैं। फिर उसी के अंतर्गत एक सेकंड है सामाजिक संस्थाएं। और सामाजिक संस्थाएं भाई क्या है, आप सभी को पता ही होगा, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, फैमिली मैरिज और किनशिप, ये सब चीजें इसमें अंदर आती हैं। फिर इसी के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण आता है। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में आप जानते होंगे कि क्या होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके का संस्करण। जैसे भारतीय समाज में है परंपरागत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र, उसी तरीके से। तो ये इस तरीके में अलग अनेक कंसेप्ट हैं, जैसे इसे भी प्रकारवादी ढंग से देखा बताएंगे आप लोगों को, प्रकारात्मक दृष्टिकोण इसका, फिर इसका मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसका क्या है, उसके आधार पर बताएंगे। इसमें जाति भी आएगा, वर्ग आएगा फ्रेंड्स, विभेद आएगा, क्या होता है यानी डिफरेंशिएशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो ये सब आसानी के साथ आपको बहुत आराम से डिटेल में समझाया जाएगा। हमारी क्लासेस 6 मंथ के लिए चलेंगी, जो आपके नियरेस्ट जो एग्जाम होगा, यानी जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपकी संपूर्ण कक्षाएं चलती रहेंगी। फिर अगला है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 नहीं पढ़ना, ठीक। यूनिट नंबर 4 इसमें ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण के बारे में है। ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण, ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण के बारे में। इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए सिंपल है कि अर्बन सोसाइटी कैसी है, रूरल सोसाइटी कैसी है। आप लोग जैसे बता सकते हैं कि जैसे कहा जाता है कि गांव शांत जल के समान है और जो नगर है वो बहते हुए पानी के समान है। तो इस तरीके से तमाम चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। इस यूनिट में हम लोग ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण के बारे में, जैसे मैंने कहा कि हम लोग समझेंगे। तो इसमें हम जैसे ग्रामीण समाज में 2 भाग आते हैं, एक मुख्य धारा का समाज है जो ग्रामीण समाज है, दूसरा है एक जनजातीय समाज, जनजातीय समाज, इसमें समझेंगे। फिर एग्रीगेट पैटर्न को भी समझेंगे, इसमें हम लोग और जैसे समझेंगे जजमानी प्रथा, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है ना। और फिर नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय जो चीजें हैं उसमें जैसे नगरवाद रीबर्थ का कंसेप्ट है, नगरवाद, नगरीकरण का कंसेप्ट क्या है, उस पर प्रभाव जो है कैसे पड़े हैं, है ना, माइग्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें इसमें बेटा समझेंगे। फिर अगले यूनिट में हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो दी गई है वो इस बात को लेकर है कि राज्य राजनीति, राजनीति व विकास पर, ये मुख्य यूनिट आपकी है। तो इसमें जैसे भारतीय समाज में जैसे पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, जैसे कि चुनाव हो रहा है तो एक राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो हम लोगों को समझाएं कि हम कैसे सजग होकर वोट दें, ठीक है। लॉ और सोसाइटीज क्या होती हैं, करप्शंस क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, नौकरशाही क्या है, जैसे आईएएस अफसर होते हैं, ये सब नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। जनजाति समाज क्या है, राष्ट्र क्या है, ये सब चीजें हैं। फिर इसी में एक चीज और आ जाती है सामाजिक आंदोलन। ऐप पर जब जाएंगे आप लोग तो वहां पूरा सिलेबस दिया है, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जैसे राजनीतिक गुट के बारे में दिया हुआ है, दबाव समूह के बारे में दिया है। एक एक चीज को यहाँ अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा सिलेबस स्टूडेंट्स हो जाएगा। आप लोगों को मैं हिंट दे रहा हूँ कि हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो जातीय समाज क्या होता है, जैसे राजनीतिक गुट क्या है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी वही है। दबाव समूह क्या है, जो सरकार से बाहर है और सरकार पर दबाव बनाए हैं, ये लोग आ जाते हैं इसके संदर्भ में। फिर अगली यूनिट आ जाती है यूनिट नंबर 6। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में समझेंगे। अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में समझेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कारखाना, पूंजीपति, बाजार, श्रम संबंध, आर्थिक विकास का मॉडल, हेरोडोमर मॉडल वगैरह, आर्थिक विकास मॉडल, नीति आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब कुछ इसमें समझा जाएगा। कैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, अमर सिंह वगैरह के बारे में इसमें मैं बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मार्केट कैसे काम करता है, पर्यटन कैसे भूमिका निभा रहा है अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये सब तमाम डेटाज आएंगे इसके अंतर्गत, तमाम कंसेप्ट आएंगे जो बहुत ही ईजिली आप लोगों को बताएंगे, पता चलेंगे। मेरा जो सिविल सर्विसेज का अनुभव है कई सालों का, उसका भी फायदा आप लोगों के यहाँ
मिलता चलेगा। फिर अगले यूनिट में हम लोग आते हैं पर्यावरण एवं समाज पर। यूनिट नंबर 7 पर्यावरण एवं समाज। व्यापक सिलेबस है और अच्छा सिलेबस है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जैसे इसमें तमाम, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चिपको आंदोलन वगैरह, चिपको आंदोलन, टिप्पो आंदोलन, भूदान, ग्राम दान, ये सब आंदोलन है, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। विस्थापन क्या होता है, भाई जब बांध बनते हैं तो लोग माइग्रेट होते हैं। जब हम लोग समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो समझेंगे माइग्रेशन से उनकी संस्कृति, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपदा, आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या होता है, जैसे इस बार पूछ लिया था, वो एक्ट कब आया, आपदा प्रबंधन 2005 में आया था। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन क्या है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ इसमें भाई पूछा जाएगा। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8, इस यूनिट में हम लोग समझेंगे परिवार, विवाह, नातेदारी के बारे में। परिवार, विवाह और नातेदारी, ये 3 वर्ड बहुत छोटे हैं, इनके डिस्क्रिप्शन काफी जो है व्यापक है, व्याख्या इनकी काफी लंबी चौड़ी है। तो जैसे इनकी परिभाषा पूछ लेता है, परिभाषा, उत्पत्ति से रिलेटेड चीजें, बुक्स पूछता है, इनके टाइप पूछता है एग्जाम में, इनसे रिलेटेड जो है चीजें जो पूछी जाती हैं, पूरा मैकेनिज्म पूछता है, वो सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक इसी तरीके से इसमें भी ऐसे करते हैं कि परिभाषा किसने दी, बुक किसने लिखी, ये कंसेप्ट क्या है, जैसे मातुले पूछ लिया, द्विवर पूछ लिया, बहुविवाह पूछ लिया, एकल विवाह पूछ लिया, ऐसे संयुक्त परिवार पूछ लिया, एक जो है एकल परिवार पूछ लिया, अणु परिवार पूछ लिया, ऐसे तमाम तरीके से। उसी तरह नातेदारी में प्राथमिक संबंध क्या होते हैं, द्वितीयक संबंध क्या होते हैं, तृतीयक संबंध क्या होते हैं, ऐसे तमाम चीजें नातेदारी के अंतर्गत पूछी जाती रहती हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। अगली यूनिट फोकस्ड है, जिसमें हम लोग देखेंगे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बारे में। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, ये यूनिट नंबर 9 है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। अब देखिए यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी एक्ट आते हैं उनसे रिलेटेड पूछते हैं। अब सोशियोलॉजी का पेपर अपडेट पेपर आता है, वो कोई भी अभी से नहीं पढ़ा सकता, यानी कि जो लोग करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं वो पढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ाता हूँ तो मैं लगातार 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कई मैगजीन्स पढ़ता रहता हूँ, है ना, जैसे साइंस रिपोर्टर इत्यादि। तो वो सब आपको उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है सब मिलती रहेगी। और जो सोशियोलॉजी सेक्शन में, सामाजिक खंड में जो नए नए बदलाव आते रहते हैं उन सब के बारे में आपको लोगों को पता चलता रहेगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जैसे इसमें 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, 4थी औद्योगिक क्रांति, तो उसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, और तमाम और चीजें जो है वो सब पूछी जाती हैं। ई गवर्नेंस क्या है, जैसे आपके कोर्स में दिया है, गुड गवर्नेंस क्या है, टेक्नोलॉजी से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है, साइबर क्राइम क्या होता है, खाद्य और सुरक्षा का क्या मामला है, वो सब तकनीकी से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो पूछी जाती हैं। और लास्ट यूनिट है फ्रेंड्स यूनिट नंबर 10, यानी यूनिट नंबर 10, इसमें जैसे संस्कृति एवं सांकेतिक रूपांतरण के बारे में चीजें पूछी गई हैं। सांकेतिक रूपांतरण के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखिए संकेत और प्रतीक क्या होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान क्या होते हैं, आस्थाएं और प्रथाएं क्या होती हैं, बदलती भौतिक संस्कृति क्या है, नैतिक अर्थव्यवस्था क्या है, शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक कैसी होती है, धार्मिक संगठन
धर्मनिष्ठता क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या होती है, ऐसी तमाम चीजें इसमें दे रखी हैं। लेकिन अगर हम इसे एक शब्द में पॉइंट करें तो उसे कहा जाएगा परंपरागत भारतीय समाज, और दूसरा शब्द इसके लिए कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के बाद, यानी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव भारतीय समाज पर, किस तरीके से है, इसको हम लोग बहुत ही व्यवस्थित ढंग से देखेंगे। तो इस तरीके से हमने आपके सामने 10 यूनिट कंप्लीट जो है डिस्कस की है, थोड़ा सा हमने एलेबोरेट करने की कोशिश की है। अगर 2-2.5 घंटे मिले तो इस पूरे कोर्स को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने उसका साफ संक्षेप प्रस्तुत किया है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, हमारे ऐप पर जाएं, वहाँ मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से, अनुभवी ढंग से और व्यवस्थित ढंग से एक क्लास पढ़ाई जाएगी, उसका मैटर प्रोवाइड किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग निश्चित ही बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस और कई बार क्वालिफाई करने के अनुभव और एक लंबी जो मेरी श्रृंखला रही तैयारी की, उसका आप सभी को लाभ मिलेगा। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे ऐप पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।